हेलो एवरीवन। आज हम अपने प्लेन टेबल सर्वे जो हमारे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सर्वे है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में 12th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारा सर्वे है वो कौन सा है? हमारा प्लेन टेबल सर्वे, जिसको हम कह सकते हैं समपटल सर्वेक्षण। हिंदी में हम इसे कहेंगे समपटल सर्वेक्षण और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे प्लेन टेबल सर्वे। सबसे पहली चीज़ है कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वे होता है कि जैसे कि आपकी कोई जगह है, कोई क्षेत्र विशेष है, वहाँ पर हम उस जगह का अगर मानचित्र तैयार करना चाहते हैं तो हम अपनी प्लेन टेबल की सहायता से उस जगह का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में अभी हम कुछ बात करते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे में आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लिए जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का यूजेस क्या होता है, मतलब कौन कौन से उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं, उनका उपयोग क्या क्या है, इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा प्लेन टेबल सर्वे पर आपके कई वाइवा में क्वेश्चंस बनते हैं। वाइवा के अंदर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो प्लेन टेबल पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका उपकरण है, जैसे टफ कंपास हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, प्लेन टेबल हो गई, इसका उपयोग क्या है, इसका यूजेस क्या क्या है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें प्लेन टेबल सर्वे। वह आलेखी विधि है। कैसी विधि है? ये एक प्रकार की आलेखी विधि। हमने ग्राफ्स पढ़े थे जिसको हम कहते हैं, मतलब हमने डायग्राम्स पढ़े थे जिसको हम कहते हैं आरेख। आरेख अलग चीज़ होती है और आलेख अलग चीज़ होती है। आरेख मतलब कि आपके हो गए डायग्राम्स जो हमने पढ़े थे, सिंपल पिरामिड डायग्राम्स हमने देखा था, हमने सरल दंडारेख देखे थे, इसके अलावा हमने द्विदिशा दंडारेख पढ़ा था। तो ये सब आपके क्या होते हैं? आरेख होते हैं, ठीक है। जबकि जो समपटल सर्वेक्षण है ये आपकी कैसी है? एक प्रकार की आलेखी विधि है। आगे इसमें देखते हैं, जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। कौन सी? कार्य और प्लान की रचना, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो क्या होती है? साथ साथ संपन्न होती है। या इसको दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कहें कि समपटल सर्वेक्षण में किसी क्षेत्र का प्लान बनाने के लिए जरीब मतलब होती है आपकी चेन। एक चेन टेप सर्वे भी होता है आपका, जो हम अभी 11th में हमने किया था, 11th क्लास में, चेन टेप सर्वे जिसको हम कहते हैं जरीब फीता सर्वे। इसके अलावा होती है प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण, ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की तरह ही क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि जो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है? जहाँ पर हम जिस जगह का हम सर्वे कर रहे हैं, जैसे हम ये हमारी टेबल है, इस टेबल पर हम जिस क्षेत्र विशेष का सर्वे कर रहे हैं, हमारा जो मानचित्र है, हमारा जो मैप है वो वहीं पर तैयार हो जाता है। जो हमारी शीट इस टेबल के ऊपर लगी होती है, इस शीट पर हमारा जो मानचित्र, हमारा मैप है, वो वहीं क्षेत्र में, वहीं फील्ड में ही हमारा क्या होता है? मैप तैयार हो जाता है। जबकि चेन टेप सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में क्या होता है? इन सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं? प्रिज्म की सहायता से और जरीब की सहायता से उस क्षेत्र विशेष के आंकड़े एकत्र करते हैं। क्या एकत्र करते हैं? आंकड़े एकत्र करते हैं। और उसके बाद में आंकड़े एकत्र करने के बाद हम क्या बनाते हैं? अपना मानचित्र बनाते हैं अपनी कक्षा के अंदर बैठ के, या हमारी जो सामग्री है, जो हमारी ज्योमेट्री सामग्री है, उसकी सहायता से हम अपने क्लासरूम में अपना मानचित्र तैयार करते हैं। मतलब कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो चेन टेप सर्वे है या प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है, इसमें तो हम क्या करते हैं? पहले आंकड़े एकत्र करते हैं, उसके बाद में हम अपनी दूसरी जगह पे जाकर भी अपना मानचित्र तैयार करते हैं। जबकि जो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्लेन टेबल सर्वे में हमारा जो मैप है वो हमारी फील्ड में ही तैयार हो जाता है। हमें उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा वहीं पे हमारा जो सर्वे है, हमारा मैप है, वो रेडी हो जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं, त्रिभुजन विधि के द्वारा पूर्व निश्चित स्टेशनों के मध्य संबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए समपटल को सर्वाधिक उपयोगी और प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त समपटल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्रों का काफ़ी सीमा तक सही प्लान बनाए जा सकते हैं। इन प्लानों में क्षेत्र के सुदूर किंतु दृश्य विवरणों को बिना किसी अतिरिक्त आलेखी रचना त्रिकोणमितीय गणना के प्रदर्शित किया जा सकता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों की बनावट जटिल न होने के कारण कोई सर्वेक्षक थोड़े अभ्यास के बाद भी उसे सरलतापूर्वक बनाया प्रयोग में कर ला सकता है।
तो जो आपका प्लेन टेबल सर्वे है वो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं हमारे जो प्लेन टेबल सर्वे या समपटल सर्वेक्षण के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से हमारे उपकरण होते हैं जो समपटल सर्वेक्षण में काम में लिए जाते हैं। पहली चीज़ है, आपको इन सभी समपटल सर्वेक्षण के जो उपकरण हैं उनके नाम पता होने चाहिए। जैसा कि प्लेन टेबल हो गया, जिसको हम कह सकते हैं त्रिपाद स्टैंड, ठीक है, त्रिपाद स्टैंड, क्योंकि उसकी क्या होती है, 3 टांगें होती है। आपने देखी होगी जो आपका प्लेन टेबल सर्वे है, प्लेन टेबल है, इसकी क्या होती है, 3 टांगें होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका त्रिपाद स्टैंड हो जाएगा। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं एलिडेट, या जिसको हम कह सकते हैं दर्श रेखक, ये इसके हिंदी में नाम है। आपको पता होना चाहिए इसके हिंदी इंग्लिश दोनों नामों के बारे में। उसके बाद में हम लेते हैं स्पिट लेवल, उसके बाद में है साहुल पिंड। साहुल पिंड जो होता है और साहुल काटा होता है, ये दोनों चीज़ें आपकी साथ में होती है जुड़ी हुई। एक तो साहुल काटा होता है इस प्रकार से, अभी आगे मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी, ये तो साहुल पिंड, और इस प्रकार से एक आपका उसमें लगा हुआ काटा होता है, ठीक है, आगे आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। तो साहुल या साहुल पिंड, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्लम बॉब, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, प्लम बॉब। तो इस प्रकार से आपका साहुल पिंड हो गया। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट है ट्रफ कंपास, जिससे हम नॉर्थ देखते हैं। उसके बाद है जरीब अथवा फीता। उसके बाद में आपका सर्वेक्षण दंड, और उसके बाद है आपके जरीब के तीर। सर्वेक्षण दंड को हम इंग्लिश में कह सकते हैं रेंजिंग रोड, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, रेंजिंग रोड। आपको इन सभी उपकरणों के इंग्लिश नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो वाइवा में क्वेश्चन किए जाते हैं या हमारे से कॉम्पिटिशन पेपर में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो हमें हिंदी नाम ना देकर इंग्लिश नाम दे दिए जाते हैं। तो हमें उसके हिंदी इंग्लिश दोनों नाम पता होने चाहिए। आगे हम इसमें चलते हैं अपने सबसे पहले प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड पर। मतलब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्लेन टेबल की। प्लेन टेबल इस सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण है, जिसके 2 अंग होते हैं। पहला है इसमें ड्राइंग बोर्ड और दूसरा है त्रिपाद स्टैंड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको हम कह सकते हैं आरेख पट्ट, हिंदी में हम क्या कहेंगे उसको, आरेख पट्ट। जो आपकी टेबल है ये तो क्या हो जाएगी आपकी आरेख पट्ट। ड्राइंग बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम ड्राइंग की शीट रखते हैं। ये जो हमारी फुल साइज़ शीट आती है, फुल साइज़ आइवरी शीट आती है, इसको हम इस टेबल के ऊपर रखते हैं, इसलिए इसको हम ड्राइंग बोर्ड भी कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में इसे हम आरेख पट्ट कहते हैं। उसके अलावा दूसरा इसका अंग होता है त्रिपाद स्टैंड, जो इसके नीचे की तरफ एक स्टैंड होता है 3 टांगों वाला, जिसको हम कहते हैं त्रिपाद स्टैंड। इस प्रकार से प्लेन टेबल के 2 अंग होते हैं। पहला तो होगा इसमें ड्राइंग बोर्ड और दूसरा हो गया त्रिपाद स्टैंड। आगे इसमें देखते हैं हम, चूंकि आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज तल में घुमाया अथवा इच्छित स्थिति में स्थिर किया जा सकता है, तो ऐसे प्लेन टेबल की संख्या दी गई है। बनावट के विचार से प्लेन टेबल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका साधारण या चक्रमण टेबल, दूसरा है जॉनसन टेबल, और तीसरा है आपका तट सर्वेक्षण टेबल। यहाँ हमारे उपयोग में साधारण टेबल का वर्णन किया गया है। मतलब जो उपयोग में लेंगे वो कौन सी टेबल लेंगे, सिंपल टेबल। सिंपल टेबल हम उपयोग में लेंगे। साधारण टेबल छोटी मापनी वाले मानचित्रों के लिए सर्वेक्षण में अथवा स्थलाकृतिक मानचित्रों में अपेक्षाकृत सुदूर विवरणों को अंकित करने के लिए अथवा सैन्य आधार रेखाचित्र बनाने के उद्देश्य से किए गए प्लेन टेबल सर्वेक्षणों में प्राय साधारण या चक्रमण टेबल को प्रयोग में लाया जाता है। इस टेबल को चीड़ की लकड़ी के लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटे तख्तों को जोड़कर बनाया जाता है। ये पट्ट भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, जैसे 40 × 30 सेंटीमीटर, 75 × 60 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर और 60 × 60 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा जब हम अपनी प्लेन टेबल को काम में लेते हैं, तो जो हमारी प्लेन टेबल होती है वो पूरा आपकी पूरी एक लकड़ी नहीं होती है, ये इस प्रकार से आपकी डिवाइड होती है, ठीक है। जो हमारी प्लेन टेबल होती है वो पूरी एक ही इस प्रकार से एक ही लकड़ी की नहीं बनी हुई होती कि ये आपकी पूरी एक लकड़ी की बनी हो गई। ये इसमें क्या होती है, इस प्रकार की 3 लकड़ियों से डिवाइड होती है। और जो ये लकड़ी होती है वो किसकी बनी हुई होती है, चीड़ की बनी हुई होती है, चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। आपके से वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो आपकी प्लेन टेबल है वो किस लकड़ी की बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्लेन टेबल है वो चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। उसके बाद में
इस टेबल के नीचे 2 पट्टियाँ लगी होती है। अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इस टेबल के नीचे की तरफ 2 पट्टियाँ लगी होती है इस प्रकार से नीचे की तरफ, जो आपकी ऊपर की इन 3 लकड़ियों को क्या देती है, सपोर्ट देती है, सपोर्ट देती है। तो जो ये नीचे की तरफ आपकी पट्टियाँ लगी होती है ये किसकी होती है, सागवान की होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर की आपकी 3 टुकड़ों में जो लकड़ियाँ लगी होती है वो आपकी चीड़ की लकड़ी होती है, और उसके नीचे की तरफ 2 पट्टियाँ सी लगी होती है वो आपकी क्या होती है, सागवान की होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी लकड़ी चीड़ की है और कौन सी सागवान की। आगे इसमें हम चलते हैं। मजबूती के लिए पट्ट की निचली सतह पर सागवान की लकड़ी की 2 पट्टियां लगी होती है। इन पट्टियों तथा पट्टे की निचली सतह पर खांचेदार धारियां बनी होती है, जिसमें तापमान परिवर्तन का पट्ट की ऊपरी सपाट सतह पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। आरेख पट्ट के मध्य में नीचे की ओर पीतल या एल्यूमिनियम की एक गोल प्लेट होती है जिसे हम कहते हैं धुराग्र प्लेट या पाइवट प्लेट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि धुराग्र प्लेट क्या होती है या पाइवट प्लेट क्या होती है। तो जो हमारी आरेख पट्ट है, ये जो हमारी प्लेन टेबल होती है, इस प्लेन टेबल के बीचम बीच नीचे, ठीक है, बीचम बीच आपकी यहाँ पर एक पीतल या एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। इस प्रकार की गोल प्लेट होती है पीतल या एल्यूमिनियम की, जिसमें हम अपना त्रिपाद स्टैंड को कसते हैं, ठीक है। त्रिपाद स्टैंड जिसमें फिट करते हैं वो यहाँ पर एक गोल प्लेट होती है जो किसकी बनी होती है, आपकी पीतल या एल्यूमिनियम की बनी होती है। और उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं धुराग्र प्लेट कहते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से मालूम होना चाहिए पाइवट प्लेट किसे कहते हैं, धुराग्र प्लेट किसे कहते हैं, और जो धुराग्र प्लेट होती है वो किसकी बनी हुई होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्लेन टेबल के नीचे जो प्लेट लगी हुई है ये किसकी बनी हुई है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो पीतल और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। तो पीतल की होती है या एल्यूमिनियम की होती है। आगे इसमें हम चलते हैं अपनी प्लेन टेबल की तरफ। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में आपको प्लेन टेबल का चित्र दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार की आपकी प्लेन टेबल होती है। ये क्या है, आपकी प्लेन टेबल है, किसकी बनी हुई है, ये ऊपर वाली चीड़ की लकड़ी की बनी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके नीचे ये 2 छोटी छोटी लकड़ियाँ और लगी हुई है, ठीक है, नीचे 2 छोटी छोटी और लकड़ियाँ लगी हुई है। ये जो लकड़ियाँ हैं सपोर्ट के लिए लगी हुई है, ये किसकी बनी होती है, आपकी सागवान की बनी हुई होती है। इसके अलावा आपके इस टेबल के यहाँ बीच में, यहाँ पर मिड पॉइंट पे जहाँ पर ये त्रिपाद स्टैंड कसा हुआ है, यहाँ पर एक प्लेट होती है, इस जगह सेंटर में इसके नीचे की तरफ यहाँ एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं धुराग्र प्लेट, ठीक है, जो पीतल या एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो आपका जो प्लेन टेबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और ये जो आपका स्टैंड दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिपाद स्टैंड, इसको हम कहते हैं त्रिपाद स्टैंड या ट्रिपॉड, ठीक है, ये आपका होता है त्रिपाद स्टैंड। तो इस प्रकार की आपकी प्लेन टेबल होती है। आगे हम इसमें चलते हैं अपने आगे। आरेख पट्ट को लगभग 1.5 मीटर लंबे त्रिपाद स्टैंड पर कसकर प्रयोग में लाया जाता है। त्रिपाद स्टैंड में 3 टांगे होने के फलस्वरूप ऊंचे नीचे धरातल पर भी आरेख पट्ट को समतल किया जा सकता है। स्टैंड की टांगे सागवान की दोहरी पट्टियों से निर्मित होती है तथा इनके ऊपरी सिरे फ्लाई नटों के द्वारा पीतल या एल्यूमिनियम की एक प्लेट से जुड़े होते हैं जिसे हम त्रिशाखी प्लेट कहते हैं। प्रत्येक टांग के निचले हिस्से पर लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा या खोल होता है जो उसे धरातल पर फिसलने से रोकता है। आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर लगाने के लिए धुराग्र प्लेट के बॉस हेड को त्रिशाखी प्लेट के छिद्र में डालकर त्रिशाखी प्लेट में लगे बंधन पैच को कस देते हैं। अब आप इसमें देखिए कि आपकी जो ये त्रिपाद स्टैंड होता है, ठीक है, त्रिपाद स्टैंड के अंदर जो बीच में एक प्लेट होती है आपकी त्रिपाद स्टैंड के बीच में इधर की तरफ, जिस प्रकार से आपकी टेबल के बीच में एक प्रकार की प्लेट होती है उसी प्रकार से आपकी त्रिपाद स्टैंड के बीच में भी एक प्लेट होती है, ठीक है। तो उस प्लेट के माध्यम से हम अपनी टेबल को क्या करते हैं, कसते हैं। तो जो त्रिपाद स्टैंड की जो आपकी प्लेट होती है इसको तो हम कहते हैं त्रिशाखी प्लेट। क्या कहते हैं हम, त्रिशाखी प्लेट, क्योंकि ये आपकी किसकी है, त्रिपाद स्टैंड के ऊपर लगी हुई। आप नाम से याद रख लीजिए, स्टार्टिंग में त्रि लग रहा है मतलब त्रिपाद स्टैंड के ऊपर की प्लेट है त्रिशाखी प्लेट। क्या लग रहा है, आपके त्रि लग रहा है।
तो त्रिपाद स्टैंड के ऊपर की प्लेट है त्रिशाखी प्लेट। और जो प्लेन टेबल के जस्ट नीचे जो प्लेट होती है जिससे कि हम त्रिपाद स्टैंड को कसते हैं, ये होती है हमारी धुराग्र प्लेट, जिसको हम कह सकते हैं पाइवट प्लेट, धुराग्र प्लेट या पाइवट प्लेट। तो इस प्रकार से आप दोनों प्लेट्स को याद रखें। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रकार का नट होता है, इसके त्रिपाद स्टैंड के जो ऊपर प्लेट होती है त्रिशाखी प्लेट, उसमें एक प्रकार का नट होता है। आप जब इस प्लेट से इस प्लेट को मिलाते हैं तो जो ये नट होता है, इस नट की सहायता से हम उसको क्या करते हैं, टाइट कसते हैं, जिससे कि ये टेबल और स्टैंड एकदम फिक्स हो जाए, हमारा स्टैंड टेबल से एकदम जुड़ जाए और हिले डुले नहीं। तो जो वो नट होता है उस नट को हम क्या कहते हैं, फ्लाइट नट, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट नट। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, तो इसको हम फ्लाइट नट कहते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्टैंड है, इस स्टैंड की 3 टांगे ही क्यों होती है, आप इसमें देखेंगे इसमें 3 टांगे आपको दिखा रखी है। तो इसकी 3 टांगे ही क्यों होती है, क्योंकि जो आपका कहीं पे हम धरातली क्षेत्र ऐसा होता है जो ऊंचा नीचा होता है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। अगर किसी जगह पर आपका क्षेत्र कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है या धरातल ऊंचा नीचा है, तो आपकी जो ये टांगे हैं, इन टांगों की सहायता से हमें इस प्लेट को स्थिर रखना आसान हो जाता है। मतलब कि इन टांगों की सहायता से आपकी जो प्लेट है उसका लेवल सेट करना, जो आपका समतल लेवल रह सके, ऊंचा नीचा ना हो, इस प्रकार से हम इन 3 टांगों की सहायता से इस टेबल को क्या रख सकते हैं, समतल रख सकते हैं। इस वजह से जो आपकी ये त्रिपाद स्टैंड की जो टांगे हैं वो 3 टांगे होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो आपकी त्रिपाद स्टैंड है इसमें इसकी 3 टांगे ही क्यों होती, 4 क्यों नहीं होती, 5 क्यों नहीं होती। तो आपको बताना है कि जहाँ पे कहीं धरातल ऊबड़ खाबड़ हो तो वहाँ पर भी हम इस टेबल को अच्छे से सेट कर सके, समतल कर सके, इसलिए जो आपकी त्रिपाद स्टैंड की टांगे हैं वो 3 ही होती हैं। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे इस चित्र में आपको ये नीचे की तरफ ये कॉर्नर दिख रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ त्रिपाद स्टैंड में आपको एक तीखे तीखे से कॉर्नर दिख रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर है ये भी आपके किसी मिट्टी वाली जगह पर या किसी धरातली जगह पर या किसी पथरीली जगह पर फिसले नहीं। एकदम से अगर आपने अपनी टेबल को सेट कर दिया है और मान लीजिए अचानक से इसकी कोई एक टांग फिसल जाती है या उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, उसका जो डायरेक्शन है वो एकदम से चेंज हो जाता है, तो आपका जो डायग्राम है, आपका जो मैप है वो भी बदल जाएगा, चित्र आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जो ये नीचे की टांगे वो इस प्रकार से तिकोने रूप में बनी होती है और किसकी बनी होती है, पीतल या एल्यूमिनियम की बनी होती है। जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ी है आपके कि जो प्रत्येक टांग है उसके निचले हिस्से पर लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा या खोल होता है। किसके अतिरिक्त, लोहे के अतिरिक्त होता है। क्यों, क्योंकि उसको वो फिसलने से रोकता है। तो इसलिए आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इसके निचला सिरा है उसमें लोहे का एरिया नहीं होता है। अब आगे इसमें हम चलते हैं, आगे अपनी अगली दर्श रेखक या जिसको हम कह सकते हैं एलिडेट, दर्श रेखक या एलिडेट। एलिडेट क्या होता है, आपका प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाला ये दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। हमने पहले महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में पढ़ा जिसको हम कह सकते हैं त्रिपॉद स्टैंड। एलिडेट की सहायता से 2 स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा में ड्राइंग कागज पर रेखा या किरण खींचते हैं। बनावट के विचार से एलिडेट 2 प्रकार के होते हैं, साधारण या द्विविक्षी एलिडेट और दूरदर्शी एलिडेट। हमारे उपयोग में साधारण एलिडेट आता है, हम जो उपयोग में लेंगे वो कौन सा एलिडेट लेंगे, सिंपल एलिडेट लेंगे। साधारण या द्विविक्षी एलिडेट, साधारण एलिडेट में पीतल या सागवान आदि किसी कठोर लकड़ी से निर्मित समांतर किनारे वाली पटरी के दोनों सिरों पर स्थिर अथवा मोड़कर रखे जा सकने वाले 2 लंबवत फलक होते हैं। एक फलक में ऊर्ध्वाधर महीन रेखा के समान कटी झिरी होती है जिसके सिरों पर एवं मध्य में गोल छिद्र या अवलोकन छिद्र, जिसको हम कह सकते हैं आई होल होते हैं, और दूसरे फलक की झिरी में एक महीन तार या धागा बंधा होता है जिसको अवलोकन छिद्रों वाले फलक को नेत्र फलक कहते हैं। इसको हम कहते हैं नेत्र फलक या आई वेन या दर्श फलक, साइट वैल्यू
तथा तार वाले फलक को दृश्य वेदिका या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट वेन, अवलोकन छिद्र तथा दृश्य वेदिका के तार को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पटरी के किनारों को पूर्णतया समांतर होती है, अतः पटरी के किनारे के साथ ड्राइंग कागज पर खींची गई रेखा या किरण की दिशा दृष्टि रेखा की दिशा के समान होती है। अब आपको मैं इसमें एक चित्र दिखा रही हूँ, ये वाला चित्र देखिए आप ध्यान से। ये क्या है आपका एलिडेड है, ये क्या है आपका एलिडेड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिडेड या दर्शरेख। इसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वेन और ये लिखा है आई होल, ठीक है। ये लिखा है हिंज और ये लिखा है साइट वेन और ये लिखा है हॉर्स हेयर। अब इसमें क्या है, जहाँ से हम इस जगह से हम देखते हैं, ठीक है, इस जगह से हम देखते हैं, तो जिस जगह से हम देख रहे हैं उसको तो हम कहेंगे आई वेन। जैसा कि आपने अभी हमने इसमें पढ़ा ऊपर की तरफ कि जो आपका यहाँ पर क्या लिखा है, एक फलक में ऊर्ध्वाधर महीन रेखा के समान कटी झिरी होती है जिसके सिरों पर मध्य में गोल छिद्र अवलोकन छिद्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं आई होल कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे फलक की झिरी में एक महीन या धागा बंधा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेत्र फलक कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो क्या है आपका आई होल है, जहाँ पर आपका छेद हो रखा है, जहाँ पे आपके 3 छोटे छोटे छेद होते हैं, वो तो क्या होता है आपका आई होल होता है। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं गोल छिद्र या अवलोकन छिद्र। आपको हिंदी नेम भी पता होने चाहिए और इंग्लिश नेम भी पता होने चाहिए, गोल छिद्र या अवलोकन छिद्र। जबकि जो दूसरी इसकी आपकी साइड है, जो दूसरा फलक है, उसको हम कहते हैं नेत्रफल। अब आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो आपका अवलोकन छिद्रों वाला फलक है इसको हम कहते हैं आई वेन, ठीक है। अवलोकन छिद्रों वाले फलक को हम कहते हैं आई वेन और जो तार वाला फलक होता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। जैसा कि अब आप इसमें देखिए, इस चित्र के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से तो हम इस वाले एरिया से हम देखते हैं, ठीक है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इस वाले एरिया से देखते हैं जहाँ पर आपकी 3 छिद्र है। तो जो ये 3 छिद्र है आपके, ये तो क्या हो जाते हैं आई होल हो जाते हैं जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, आई वेन कहते हैं, ठीक है, आई वेन कहते हैं। इसी प्रकार से आपका जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया जहाँ पर एक इस प्रकार का एक तार बंधा हुआ होता है, जो किसका बाल होता है, घोड़े का बाल होता है, ठीक है। ये आपका जनरली जो एक तार बंधा होता है ये घोड़े का बाल होता है। तो यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये वाला कौन सा वेन कहलाता है आपका, ऑब्जेक्ट वेन कहलाता है, ऑब्जेक्ट वेन कहलाता है, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं दृश्य वेदिका, दृश्य वेदिका। तो आपको याद रखना है कि ये तो है जहाँ से आप जिस जगह से आँख से देख रहे हो, जिस जगह से अपनी आँखों से देख रहे हो वो जगह आई वेन है, और जिस जगह से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जहाँ पर आपका ये तार बंधा होता है ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये इसको क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है ये जो छिद्र है इनको क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये जो बीच में तार बंधा हुआ है ये क्या चीज़ होती है, किसका बाल होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है ये कौन सा वेन है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आई वेन क्या है, ऑब्जेक्ट वेन क्या है, अवलोकन छिद्र क्या है, दृश्य वेदिका क्या है, दृश्य फलक क्या है। तो आपको इनके हिंदी नाम भी याद रखने हैं और इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं। वैसे जनरली आप अगर इंग्लिश नाम याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि इसके हिंदी नाम के कंपेयर में इंग्लिश नेम बहुत आसान है। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि ऑब्जेक्ट वेन क्या है और आई वेन क्या है। आगे हम इसमें अपना अगला भी चलते हैं। इसमें साधारण एलिडेट प्राय 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। उत्तम प्रकार के साधारण एलिडेट के ढालू किनारों पर सेंटीमीटर आदि में मापनी अंकित होती है तथा पटरी की ऊपरी सतह पर ट्रफ कंपास तथा गोल आकृति वाला स्पिरिट लेवल लगा रहता है। एलिडेट से किरणें खींचने के लिए इसके कार्यकारी किनारों को
प्लान में टेबल की स्थिति इंगित करने वाले बिंदु पर गड़े ऑलपिन से सटाकर रखते हुए अवलोकन छिद्र के समीप आंख रखकर दृश्य वेदिका के तार को दूर खड़े सर्वेक्षण दंड की सीध में करते हैं। जब अवलोकन छिद्र, दृश्य वेदिका का तार तथा सर्वेक्षण दंड तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो कार्यकारी किनारे के सारे ड्राइंग कागज पर सर्वेक्षण दंड की ओर किरण खींच देते हैं। अब जब हम अपना सर्वे करते हैं, जब हम अपना क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, तो सर्वे करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे आपका इधर ये आपका एलिडेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एलिडेड है। अब सर्वे करते समय जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई ट्री है, ये आपका क्या है, कोई ट्री है, पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना एलिडेड रख के खड़े हैं। एलिडेड होता है, सॉरी, रेंजिंग रोड, यहाँ पर हमने क्या रख रखा है, अपना रेंजिंग रोड रख रखा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं अपनी आँख की सहायता से, यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये वाला आपका बिल्कुल अपनी सीधी रेखा और ये वाली बिल्कुल तार का मिड पॉइंट प्लस आपका ऑब्जेक्ट जो हम एलिडेट को रख के खड़े हैं जहाँ पर, तो ये तीनों आपकी क्या होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में आपको दिखने चाहिए। बिल्कुल आपको एक सीधी रेखा में जब ये तीनों दिख जाते हैं, जब ये तीनों दिख जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अपनी पेंसिल की सहायता से एक लाइन खींचनी होती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। जब मैं प्लेन टेबल सर्वे आपको फील्ड में करवाऊंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसमें इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, और फिर इस प्रकार से आप लाइन खींच देंगे तो ये हम एलिडेट की सहायता से ही अपनी लाइन खींचते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल क्या होता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है एक स्प्लिट लेवल, इस प्रकार से कुछ आपका स्प्लिट लेवल उपकरण होता है। यह एक साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से त्रिपाद स्टैंड पर लगे आरेख पट्ट को समतल किया जाता है। स्प्लिट लेवल की कांच की नली में स्प्रिट या अल्कोहल होता है। चूँकि इस नली में स्प्रिट या अल्कोहल भरते समय कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है जिससे इसमें हवा का बुलबुला बन जाता है जो सदैव ऊंचाई की ओर भागता है। नली के ऊपर उसके मध्यवर्ती बिंदु से दोनों ओर को समान दूरी के अंतर पर चिन्ह अंकित होते हैं। कुछ उपकरणों की कांच नलियों पर बीचों बीच दो आड़ी रेखाएं अंकित होती है। जब हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में होता है अर्थात इन आड़ी रेखाओं के बीच में आ जाता है तो आरेख पट्ट समतल हो जाता है। स्प्लिट लेवल की नली लकड़ी, पीतल, एल्यूमिनियम के समतल आधार वाले 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे आयताकार खोल में लगी होती है जिससे उसे आरेख पट पर रखा जा सके। आप देखेंगे कि जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट लेवल, ये क्या होता है, स्प्लिट लेवल होता है। इसके बीच में आपको एक ये जगह दिख रही है, ये सेंटर वाला जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर आपका इधर बीच में एक बुलबुला सा आता है, ठीक है। ये बुलबुला मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या भरा होता है, अल्कोहल भरा होता है, या तो स्प्रिट भरा होता है या अल्कोहल भरा होता है। तो अल्कोहल भरा होता है तो इसमें थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया जाता है जिससे कि उसमें एक बुलबुला बन सके, ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया कम भरा जाता है जिससे कि एक बुलबुला बन सके। तो जब हम इस उपकरण को प्लेन टेबल के ऊपर रखते हैं, जब ये जो हमारी प्लेन टेबल है इसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे टी बनाते हुए, जैसे एक बार हम इस प्रकार से रख देते हैं स्प्लिट लेवल को और एक बार हम इस प्रकार से रख देते हैं। तो जब भी जैसे पहले हमने इस प्रकार से रखा तो जब हमारा बुलबुला या सेंटर में आ गया तो हम अपनी टेबल को बिल्कुल सेट कर देते हैं, और उसके बाद में जब हमारा बुलबुला यहाँ सेंटर में भी आ जाएगा तो हमारी टेबल बिल्कुल समतल हो जाएगी। तो जब भी हमारी टेबल हल्की सी भी ऊंची नीची दिखे कहीं से भी, जैसे यहाँ से थोड़ी ऊंची, यहाँ से थोड़ी ऊंची, कहीं से भी ऊंची नीची दिखे, तो हम इन टांगों की सहायता से उस टेबल का लेवल क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो स्प्लिट लेवल का यूज़ यही होता है कि जो हमारी टेबल है
उसको बिल्कुल समतल रखने के लिए, इस टेबल को क्या बनाए रखने के लिए, समतल बनाए रखने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, आरेख पट्ट को समतल करने के लिए उसके चारों कानों व मध्य में स्पिरिट लेवल को रखते हैं। प्रत्येक स्थान पर जिस ओर हवा का बुलबुला भागता है उसी ओर त्रिपाद स्टैंड आवश्यकता अनुसार नीचे कर दिया जाता है, जिससे हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में स्थिर हो जाए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका बुलबुला बिल्कुल बीच में आ जाता है, चारों कोनों पर अपन इसको रख दो या टी शेप में रख दो, जैसे यहाँ चारों कोनों में एक बार यहाँ रख दिया, 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 4 बार आपने स्पिरिट लेवल को रख के और अपनी टेबल को क्या कर लिया, सेट कर लिया, जब आपका बुलबुला बिल्कुल बीच में आ जाए। तो इस प्रकार से जब आपकी टेबल बिल्कुल समतल हो जाएगी तो आप अपना स्पिरिट लेवल फिर अलग रख दीजिए, इसका काम ख़त्म। उसके बाद में हम आगे हमारे चलते हैं, साहुल कांटा और साहुल पिंड। धरातल के किसी बिंदु को उसके ठीक ऊपर आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करने, आरेख पट पर लगे प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के संबंधित स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा या साहुल पिंड उपकरण का उपयोग करते हैं। अर्थात इन उपकरणों की सहायता से धरातल के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण किया जाता है। साहुल कांटा लगभग 1 मीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मिलीमीटर मोटी पीतल या एल्यूमिनियम की पट्टी को चिमटे से मिलती जुलती आकृति में मोड़कर बनाया जाता है। कांटे की ऊपरी भुजा अपेक्षाकृत कुछ छोटी नोकदार सिरे वाली होती है। आप इस डायग्राम, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, आपका प्लम बॉब होता है। क्या होता है आपका, प्लम बॉब, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इसका इंग्लिश नेम है प्लम बॉब, जिसको हम कहते हैं साहुल कांटे युक्त चिमटा। ये होता है इसका साहुल, जो नीचे दिखाई दे रहा है ये होता है साहुल, और ये जो होता है ये होता है चिमटा, ठीक है। ये होता है साहुल, इसको हम कहते हैं साहुल, और ऊपर जो आपका दे रखा होता है ये चिमटा, इसलिए हम इसको कहते हैं साहुल युक्त चिमटा। तो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इसका क्या यूज़ होता है, जब हमारी टेबल पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए पॉइंट लिया है, तो जो ये ए पॉइंट लिया है, इस ए पॉइंट को धरातल पर भी हमें लेना है। तो धरातल पे इस ए पॉइंट आपका शीट का है और ये ए पॉइंट आपका धरातल का। तो इस ए पॉइंट को हमें धरातल पे लेने के लिए हमें क्या करना होता है, अपना इस प्रकार से चिमटे को रखना होता है और इस प्रकार से हमें प्लम बॉब, नीचे की तरफ हमारा प्लम बॉब गिरता है। तो वो प्लम बॉब जहाँ भी हमारा धरातल पे जिस जगह भी टच करता है, वो जगह हमारा क्या हो जाता है, धरातल का ए पॉइंट हो जाता है, धरातल का कैपिटल ए पॉइंट हो जाता है, और ऊपर शीट का ए पॉइंट स्मॉल ए होता है। तो इसलिए हमें अब प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं। इस नोकदार सिरे से लंबवत दिशा में बड़ी भुजा की निचली सतह पर एक छोटा हुक लगा होता है, जिसमें डोरी बांधकर साहुल पिंड को लटकाते हैं। धरातल के किसी निर्दिष्ट स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण करने के लिए कांटे की नोकदार छोटी भुजा को आरेख पट के ऊपर रखकर कांटे को इस प्रकार आगे पीछे या दाई बाई और हटाते हैं कि डोरी में बंधे साहुल पिंड की नोक धरातल के संबंधित स्टेशन के ठीक ऊपर लंबवत सीध में आ जाए। इस क्रिया को पूर्ण कर लेने के पश्चात आरेख पट के ड्राइंग कागज पर साहुल कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल से अंकित कर देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो ऊपर का ए पॉइंट है उसको अपन नीचे की तरफ भी लेते हैं। उसके बाद में अगले हम अपने उपकरण पे चलते हैं, वो है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का उपयोग क्या होता है, उत्तर दिशा का विशेष महत्व होता है इसमें मानचित्र में। तो सर्वेक्षण के प्रारंभ में इसकी सहायता से चुंबकीय उत्तर का निर्धारण करता है। यंत्र का खोल एक चुंबकीय धातु का बना होता है। आंतरिक भाग में अर्ध मूल्यवान पत्थर एगेट की कठोर धुरी पर एक चुंबकीय सुई घूर्णन करती है। इसमें चुंबकीय सुई होने के कारण इसका सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। यह चुंबक के लोहे की तरफ आकर्षित होती है, इसलिए ट्रफ कंपास के आसपास कोई लोहे की वस्तु यथा खंभा,
चाबी का गुच्छा, सर्वेक्षण दंड नहीं होना चाहिए। जब हम अपना प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, ये जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, ऊपर ही ऊपर हमें क्या लेनी होती है, नॉर्थ दिशा लेनी होती है। जैसे ये हमारी प्लेन टेबल है, इसके ऊपर हमारी शीट रखी हुई है, तो हम जो ऊपर ही ऊपर ये जो एक दिशा लेते हैं, ये कौन सी होती है, हमारी उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हम अपनी उत्तर दिशा निर्धारित करते हैं वो कौन से उपकरण की सहायता से करते हैं, ट्रफ कंपास की सहायता से करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ट्रफ कंपास होता है, जिसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई है ये सब आपको पता होनी चाहिए कि ये जो होता है इसका नॉब होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी क्या होती है, धुरी होती है। ये जो है आपकी ये नॉर्थ की जो सुई है, जिससे कि हम क्या करते हैं, ये चुंबकीय सुई है जिसके माध्यम से हम क्या देखते हैं, नॉर्थ देखते हैं। जब भी हमारी ये सुई बिल्कुल एकदम सीध में आ जाती है, जैसे हमारी ये सुई बिल्कुल सीध में आ जाती है, इसका मतलब कि वही हमारी कौन सी दिशा है, नॉर्थ दिशा है, और हम उसको क्या कर देते हैं, उसी जगह पे मार्क कर देते हैं। नॉर्थ दिशा के लिए हमेशा हमें अपने मानचित्र में अपनी शीट पे नॉर्थ दिशा हमेशा राइट साइड में सबसे ऊपर ही ऊपर दिशा दिखानी होती है। आपने कई बार कई मानचित्र देखे होंगे, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो आपने उसमें क्या देखी होगी, नॉर्थ दिशा होगी, देखी होगी, उत्तर दिशा देखी होगी। आपने हमेशा राइट साइड पर ऊपर ही ऊपर नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा देखी होगी। तो आपको जब भी नॉर्थ डायरेक्शन निकालनी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ट्रफ कंपास को रखना होता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ट्रफ कंपास रखना होता है इस जगह पर, और हमें क्या करनी होती है, अपनी टेबल को घुमानी होती है। ट्रफ कंपास को नहीं घुमाना है, हमें किसको घुमाना है, अपना टेबल को घुमाना है। मतलब जो नीचे इसके फ्लाइनट्स है, उस फ्लाइनट्स को थोड़ा सा लूज़ करके अपनी टेबल को घुमानी होती है। और जहाँ भी हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी जो ये बीच की सुई है ये बिल्कुल सीधी आ जाए, जहाँ भी हमारी जिस डायरेक्शन में ये सुई बिल्कुल सीधी आ जाए, वहीं पर हमें अपनी टेबल को क्या कर देनी होती है, टाइट कर देनी होती है, और अपनी यहाँ पे एक लाइन खींच देनी होती है जो कि हमारी उत्तर दिशा को दिखाती है। उत्तर दिशा, या हम कह सकते हैं कुछ चुंबकीय उत्तर दिखाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, ट्रफ कंपास है। आपको पता होना चाहिए ट्रफ कंपास का यूज़ किस में किया जाता है, उत्तर दिशा देखने के लिए। स्प्रिट लेवल का यूज़ किस में किया जाता है, टेबल को समतल करने के लिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आपको पता होना चाहिए। आगे हम इसमें चलते हैं। अपना अगला जो हमारा उपकरण है वो होता है फीता। फीता के बारे में आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा। इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में टेप, फीता या टेप। टेप क्या होता है, सर्वेक्षण के दौरान दूरियों को मापने के लिए फीते की आवश्यकता होती है। ये फीते निर्माण सामग्री के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सर्वाधिक उपयोग में धात्विक फीता आता है। कौन सा फीता आता है, धात्विक फीता। धात्विक फीते को बनाने में संश्लेषित रेशों और धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। फीते विभिन्न लंबाई के होते हैं, परंतु सामान्यतः 30 मीटर के फीते का उपयोग किया जाता है। कितने मीटर के फीते का उपयोग किया जाता है, 30 मीटर का, जो छोटे सर्वेक्षणों में अधिक उपयोग किया जाता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हम अपना फीता उपयोग में लेते हैं वो कौन सा फीता होता है, धात्विक फीता होता है। धात्विक फीता किस लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये संश्लेषित रेशों और धातु के तारों का बना होता है। हम करीब कौन से कितने मीटर के फीते का उपयोग करते हैं, हम लगभग 30 मीटर फीते का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको फीते के अंदर याद होने चाहिए। तो फीते की जो हमें उपयोगिता होती है, उपयोग होता है, वो ऐसा होता है जब हम अपनी प्लेन टेबल पर अपने उपकरणों की सहायता से, हम अपनी जब ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमारा पोल है या हमारा ट्री है, तो जब हमें इस जगह से इस पेड़ की दूरी नापनी है, या इस ए पॉइंट से हम अपने इस जो आपका ये ले रखा है, पोल ले रखा है, इसकी दूरी मापनी है, तो हम फीते की सहायता से मापते हैं। और वो दूरी है वो हम लेते तो मीटर में है। दूरी किस में लेते हैं, हम मीटर में लेते हैं, लेकिन उस दूरी को जो हम कन्वर्ट करते हैं वो किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। मतलब हम इस फीते में हमारी दूरी मीटर में देखते हैं, और मीटर में देखने के बाद हम अपनी शीट पर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फीते का उपयोग क्या है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फीता भी, जिसका हम अपने सर्वे में उपकरण में उपयोग में लेते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, अगला है हमारा सर्वेक्षण दंड। सर्वेक्षण दंड, सर्वेक्षण दंड क्या होता है, जैसा कि आप इसमें एक दंड दे रखा है आपका, ये आप देखिए, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें आपका एक दंड दे रखा है, ठीक है, ये वाला। इसको हम कह सकते हैं रेंजिंग रोड। ये जो आपका दे रखा है ये क्या है, सर्वेक्षण दंड। इसको हम कह सकते हैं रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड या सर्वेक्षण दंड।
सर्वेक्षण दंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्षेत्र में स्टेशन लक्ष्य की सही अवस्थिति देखने के लिए सर्वेक्षण दंड अति उपयोगी होता है। इसे ध्वज दंड भी कहते हैं। कौन सा दंड कहते हैं इसको? हम ध्वज दंड भी कहते हैं। यह 8 से 10 फीट लंबा होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 8 से 10 फीट लंबा होता है तथा एक एक फीट की विपरीत रंगों वाली पट्टियां सामान्य लाल सफ़ेद या काला सफ़ेद रंगों से रंगा होता है। दो बिंदुओं के बीच की संक्षिप्त क्षैतिज दूरी मापने के लिए इन पट्टियों से सुविधा रहती है। इस सर्वेक्षण दंड का निचला सिरा नुकीला होता है, जिससे सर्वेक्षण दंड को स्थान विशेष पर गाड़ने में सुविधा रहती है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? एक तो इसको हम रेंजिंग रोड कहते हैं, इसको हम सर्वेक्षण दंड भी कहते हैं और इसको हम ध्वज दंड भी कहते हैं। इसके अलावा आपको इसमें देखना है कि जो इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी होती है? 8 से 10 फीट लंबा होता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो इसका निचला हिस्सा है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। नुकीला क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सर्वेक्षण दंड का निचला हिस्सा है ये नुकीला क्यों होता है? तो नुकीला क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसको अपने ऑब्जेक्ट के पास में रखते हैं तो वहाँ पे अगर जैसे कोई मिट्टी जैसा क्षेत्र है तो वहाँ इसको हम अच्छे से क्या कर सके? अच्छे से गाड़ सके, जिससे कि वो बार बार हिले डुले नहीं। तो इसलिए इसका निचला हिस्सा आपका क्या होता है? तिकोना होता है। उसके बाद में आपका ये कौन कौन से कलर के अंदर होता है? या तो लाल सफ़ेद भी हो सकता है या काला सफ़ेद भी हो सकता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इधर काला रंग दिखाई दे रहा है, फिर सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, फिर काला, फिर सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद। तो इस प्रकार से इसमें डबल रंग्स होते हैं, ठीक है। या तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं या रेड एंड वाइट होते हैं। तो इसमें जो वाइट या दो कलर क्यों होते हैं और लाल या सफ़ेद या काला या सफ़ेद ही कलर क्यों होता है? क्योंकि अगर हम रात्रि के टाइम भी अपना सर्वे कर रहे हैं तो जो वाइट कलर होता है वो कुछ रेडियम जैसा होता है, जो कि रात्रि में भी हमें आसानी से क्या हो सके? दिख सके, ठीक है। रात्रि में हमें आसानी से दिखाई दे सके। तो रात्रि में अगर हम सर्वे कर रहे हों तो भी हमारे लिए आसान हो जाए। इस प्रकार से हमारा रेंजिंग रोड का उपयोग होता है। आगे जो हम इसमें देखेंगे वो अपने पढ़ते हैं तीर अथवा पिन। तीर अथवा पिन किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? आपके तीर है या इसको हम कह सकते हैं पिंस। तो इसमें हम आगे देखेंगे तीर अथवा पिंस में सर्वेक्षण के दौरान किसी बिंदु की स्थिति सरलता से ढूंढी जा सके, इसके हेतु लोहे की बनी इन पिनों को इच्छित स्थान पर लगा दिया जाता है। जरीब फीता सर्वेक्षण में जरीब को अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए इन तीरों की उपयोगिता है। इन सब सर्वे उपकरणों के साथ साथ आपको मानचित्रण के साधनों की उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके लिए एक साफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेन, बोर्ड क्लिप, ऑल पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, पेन, निब और एक साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ सकती है। ड्राइंग पेन या पुश पिन बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर तो रखती है, किंतु बार बार पुश पिनों के लगने से शीट पर छेद हो जाते हैं। सर्वे करते समय ये ड्राइंग पेन एलिडेट को हिलाने डुलाने में भी बाधा डालती है। आजकल ड्राइंग पेन के स्थान पर क्लिप्स का उपयोग होने लगा है। धातु की पत्ती के बने यू आकार के ये क्लिप ड्राइंग शीट को स्थिर भी रखते हैं और एलिडेट के संचालन को बाधित भी नहीं करते। अपने सर्वे के और मानचित्रण के साधनों की सार संभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, तभी ये उपकरण कार्यशील स्थिति में रहते हैं। अब आपको याद रखना है कि हम इन सारे उपकरणों के अलावा, ये सारे उपकरण तो हमारे है ही यूज़ में लेने के लिए, जो हमारे प्लेन टेबल सर्वे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें कई प्रकार के और सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे पिंस, जो आपकी ऑल पिंस होती है। जैसे कि हमें ये ए ऑब्जेक्ट लेना है, ये बी ऑब्जेक्ट लेना है। अगर हम ड्राइंग शीट के ऊपर ए और बी ऑब्जेक्ट लेना है तो हम किससे यूज़ में लेते हैं? हम अपनी ऑल पिंस को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ऑल पिंस के माध्यम से हम ए और बी ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन हमें ऑल पिंस को बहुत ज़्यादा भी यूज़ में नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर हमने बार बार ऑल पिंस की सहायता से कभी यहाँ ए पॉइंट ले लिया, कभी यहाँ ले लिया, कभी बी पॉइंट यहाँ ले लिया, कभी यहाँ ले लिया, तो हमारी शीट में क्या हो जाएंगे? बहुत सारे खड्डे हो जाएंगे। तो हमें पहले ही निश्चित करना होता है कि हमें ए और बी पॉइंट कहाँ लेने हैं।
इसके अलावा जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, इस ड्राइंग शीट को हमें स्थिर रखने के लिए हम पहले तो किसे यूज़ में लेते थे, पिन्स को। जैसे कि हमारी प्लेन टेबल के ऊपर बीच में ये शीट रखी हुई है और शीट को यहाँ पे भी एकदम पिन लगा देते हैं, यहाँ भी पिन, यहाँ भी पिन, यहाँ भी पिन। तो जब हम एलिडेट की सहायता से अपना कार्य करते थे तो हमें बाधा भी आती थी, परेशानी भी होती, और साथ साथ में पिन की वजह से हमारी शीट पे खड्डे भी पड़ जाते। तो अब जो पिन्स आई है वो किस प्रकार की पिन्स आ गई हैं, क्लिप्स आ गई हैं। क्या आ गई हैं? क्लिप्स। जो क्लिप्स किस प्रकार की होती है? इस प्रकार से कुछ यू शेप में होती है आपकी, जो आपकी ड्राइंग शीट को इस प्रकार से क्या कर देती है? स्थिर रख देती है। इस प्रकार की कुछ क्लिप्स होती हैं जो कि आपकी ड्राइंग शीट को क्या कर देती है? एकदम स्थिर रख देती है, और आपकी ड्राइंग शीट पे छेद भी नहीं होते हैं और वो एकदम स्थिर बनी रहती है। तो हमें ये सारे जो सामग्री है, जैसे ड्राइंग शीट हो गई, ड्राइंग पिन हो गई, बोर्ड क्लिप्स हो गए, ऑल पिन हो गई, पेंसिल, रबर, स्केल, पेन, निब और साफ कपड़ा, ये सभी चीज़ें हमें अपने प्लेन टेबल सर्वे करते समय हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो आपके इन सभी उपकरणों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के सही तरह से रखना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने इन उपकरणों की सार संभाल नहीं करी, उनकी देख रेख नहीं की, तो कोई उपकरण टूट गया या किसी की कोई चीज़ हल्की सी भी टूट गई तो वो उपकरण क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से भी रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी, ये सभी आपकी क्या पढ़ी हमने? सर्वेक्षण के उपकरण, जिसके अंदर हमने प्लेन टेबल पढ़ा, ट्रिपॉड स्टैंड पढ़ा, ट्रफ कंपास पढ़ा, स्पिरिट लेवल पढ़ा, जरी फीता पढ़ा। ये सारे आपके जो है वो क्या है? उपकरण। तो आपको अगर पूछा जाए अब कि प्लेन टेबल सर्वे के अंदर कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी उपकरण प्लेन टेबल में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन टेबल को समतल रखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है, तो उसका नाम है स्पिरिट लेवल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन टेबल में जब केंद्रण करना होता है, प्लेन टेबल में जब केंद्रण करना होता है, जो ऊपर का ए पॉइंट है शीट का और धरातल का ए पॉइंट, इन दोनों को जब इस प्रकार से मिलाना होता है तो हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए साहुल कांटा, साहुल पिंड, साहुल युक्त चिमटा। इसको हम कह सकते हैं साहुल युक्त चिमटा या प्लम बॉब। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हमें उत्तर दिशा देखनी है, अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन देखना है, तो हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए ट्रफ कंपास। अगर हमें पूछा जाए कि जो हम अपनी शीट के ऊपर दूरियां मापते हैं, जो हम अपनी शीट पे दूरियां मापते हैं कि हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ट्री है, तो इसके बीच में जो दूरियां मापते हैं वो किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। और उसको अपनी ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए किस में कन्वर्ट करते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो किसकी सहायता से हम उसको कन्वर्ट करते हैं? अब किसकी सहायता से मीटर लेते हैं? जरीब फीते की सहायता से हम इसमें मीटर में लेते हैं। किसकी सहायता से? फीते की सहायता से। आगे अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा ट्री है, तो इस ट्री को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए सर्वेक्षण दंड, या हम कह सकते हैं रेंजिंग रोड या ध्वज दंड। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? सर्वेक्षण दंड का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है और इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और फिर हमें अपनी शीट पे उस ऑब्जेक्ट को बनाना होता है, तो हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए एलिडेट का। तो इस प्रकार से आपको सभी उपकरणों के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा उपकरण किस काम में आता है। तो आज जो हमने प्लेन टेबल सर्वे से संबंधित सभी उपकरणों के बारे में बात करी है, तो आपको अच्छे से अब तो पता चल चुका होगा कि कौन सा उपकरण किस काम में आता है। तो आपको इसके अच्छे से याद रखना है। अगला जो हम अपना देखेंगे वो थोड़ा सा रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड को लेंगे। आपके प्लेन टेबल सर्वे के अंदर दो विधियां हैं। एक तो है आपकी रेडिएशन मेथड, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में विकिरण विधि, ठीक है। एक तो है आपकी रेडिएशन मेथड, जिसको हम कह सकते हैं विकिरण विधि।
ये मैं आपको अगले अपने वीडियो में बताऊंगी। और दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन मेथड, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदन विधि। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रतिच्छेदन विधि। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपके प्लेन टेबल सर्वे में आपके कोर्स में 12th स्टैंडर्ड में 2 विधियां हैं, एक रेडिएशन मेथड और दूसरा इंटरसेक्शन मेथड। हिंदी में हम बात करें तो विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज आपको सिर्फ इतना याद रखना है, समपटल सर्वेक्षण क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, इसमें काम में आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं और उन उपकरणों का क्या क्या यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भूगोल प्रायोगिक या भूगोल से संबंधित कुछ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो इसमें ऊपर आई बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।